हेलो एवरीवन, ये है BHU बीकॉम का नेक्स्ट टॉपिक जो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्लास 11th में आप लोगों ने आसानी से पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो when the monetary value of an asset decreases over the time due to the use, wear and tear, this decrement is measured as depreciation। जब भी किसी भी एसेट की मॉनेटरी वैल्यू में गिरावट होती है, जब भी कोई एसेट की मॉनेटरी वैल्यू में उसके यूज होने की वजह से जब गिरावट होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन क्यों होता है, तो जब भी हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वजह से जब वैल्यू में गिरावट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे कि आप मान लीजिए आप लोगों ने बाइक खरीदी है, बाइक को आप लोग यूज कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तो बाइक आपने खरीदी थी 60,000 रुपए की। अब बाइक जो है वो अगर आप बेचने जा रहे हैं तो वो बिक रही है 30,000 रुपए की। तो यानी कि जो आपने 3 साल आपकी बाइक का यूज किया है वो उसकी वजह से जो है आपके बाइक में कितने रुपए की गिरावट आई है, 30,000 रुपए की डायरेक्टली गिरावट आ गई है। तो ये जो 30,000 रुपए है ये आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी एसेट को यूज करने के लिए जब जो है उसमें जो है गिरावट आती है, उसके वैल्यू में गिरावट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आई बात समझ में आपको। तो अब यहाँ पे देखते हैं डेप्रिसिएशन का एक और पॉइंट दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड सो एज टू चेंज एज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। डेप्रिसिएशन इसलिए माना जा डेप्रिसिएशन जो है इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम अपने हर एक अकाउंटिंग पीरियड पे एक सही वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन का जो है हम लोग अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में प्रोवाइड कर सके। जैसा मैंने बताया कि 30,000 रुपए जो है आपकी बाइक के लिए लगे हैं 3 साल के लिए। 30,000 रुपए कितने के लिए लगे, 3 साल के लिए लगे हैं। यानी कि हर साल जो है बाइक की वैल्यू में कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है, अगर 30,000 मैंने अपॉन 3 करे तो यानी कि 10,000 रुपए का हर साल डेप्रिसिएशन हुआ है बाइक की वैल्यू में। तो अगर ये कोई कंपनी होती ना तो बेटा, अगर अब मुझे हम लोग घर पे तो हम लोग घर पे तो इसका कोई वैल्यू नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई कंपनी होती तो कोई कंपनी जो है हर साल जो है अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 10,000 रुपए जो है लगाती कि 10,000 रुपए जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन में गया है। ठीक है, और एक समय तब आएगा जब जो है क्या होगा, बाइक की वैल्यू क्या होगी कि डेप्रिसिएशन का जो भी पैसा रहेगा उसके बराबर हो जाएगी और बाइक की वैल्यू जो होगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो सबसे पहला जो है वो है करेक्ट इनकम मेजरमेंट। सही इनकम निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने जो है, मान लीजिए हमारा जो प्रॉफिट आया इस साल का P&L से वो आया 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये हमारा प्योर प्रॉफिट है, नहीं ये मेरा प्योर प्रॉफिट नहीं है। अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है तो ये हमारा प्योर प्रॉफिट नहीं है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा जो एसेट है वो एक टाइम पीरियड पे जाने के बाद जो है वो खत्म हो जाना है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं बचनी है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर हमको अपने ही प्रॉफिट से निकाल के क्या करना पड़ेगा कि अपने ही चीज़ों से निकाल के हमको फिर से नया एसेट खरीदना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले से ही इसके लिए एक अलग अलग से बना के रखें अकाउंट कि जब इस एसेट का जो है टाइम पीरियड खत्म हो, जब इसकी लाइफ टाइम खत्म हो तो हम इसका यूज कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि टू एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छी एकदम सही पोजीशन किसी भी कंपनी के लाने के लिए जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ताकि जो है उसकी मशीनरी वगैरह के जितने भी काम, जितने भी टूल्स वगैरह हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जितनी मशीनरी वगैरह है, उन सब पे सही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सके और उनकी लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करें कि अगर एक ही बार जो है कोई हैवी बर्डन ना पड़ जाए कि चलो एकदम तुरंत मशीन खराब हो गई, मशीन खरीदनी है। आखिर कुछ ना कुछ पैसा जो है वो हमारे डेप्रिसिएशन में रहे। इसके बाद आता है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। किस तरीके से जो है हम लोग जो है डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, किन किन तरीकों से हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा जो है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट, जैसे कि मैंने बताया ना आपको 10,000 रुपये बाइक में पहले साल में हुआ, 10,000 रुपये दूसरे साल में भी हुआ और 10,000 रुपये ये तीसरे साल में भी हुआ, 10,000 रुपये चौथे साल में भी होगा, 10,000 रुपये पाँचवें साल में भी होगा। मतलब कि एकदम एक फिक्स अमाउंट में जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, एकदम फिक्स अमाउंट में हर साल जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस एन इक्वल अमाउंट इज रिटन ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। मतलब जब तक एसेट होता है तब तक जो है एक इक्वल अमाउंट जो है वो हर साल जो है डेप्रिशिएट किया जाता है, हर साल जो है उसको राइट ऑफ किया जाता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसको भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट।
कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब कि जो एसेट का एक्चुअल दाम है, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख का जो है, नहीं छोड़िए, 60,000 की बाइक थी हमारी, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, बाइक का हमने बेचा, बाइक को हम कुछ भी नहीं बचा, एकदम बाइक खंडर खटारा, जीरो स्क्रैप वैल्यू है। और यूजफुल लाइफ कितनी थी उसकी, मान लीजिए बाइक की यूजफुल लाइफ थी 10 साल, तो क्या आएगा, ये 60,000 रुपये आएगा अपॉन 10 साल, ठीक है। तो मान लीजिए कि हर साल जो है इसमें से कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, 6,000 रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम आगे चलने वाले हैं किस पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, इस पे चलने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कि अंडर दिस मेथड अ फिक्स परसेंटेज ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट इज रिटन ऑफ ईच ईयर। अब इसमें क्या होता है कि इस मेथड में क्या होता है कि हर एक उसमें जो हम क्या करते थे, इसमें हमारा अमाउंट जो होता था ये फिक्स होता था। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था कि हमारा अमाउंट फिक्स होता था, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा कि इसमें हमारा परसेंटेज फिक्स रहेगा, और हर साल जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो क्या होते जाएगा, कम हो, जैसे जैसे उस एसेट की वैल्यू कम होगी, और अगर हम उस पर परसेंटेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उस साल भी हमारा डेप्रिसिएशन क्या होते जाएगा, हर साल कम होते जाएगा। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि 10% के हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करना है, ठीक है, एसेट की वैल्यू है 1 लाख, तो पहली बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 10% के हिसाब से 10,000 रुपये होगा, ठीक है। अब दूसरी बार जो है बैलेंस कितना बचा एसेट का, 90,000 रुपये। अब देखिए 90,000 का एसेट, अब इस पे भी 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो दूसरी बार इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 10% इस पे कितना जाएगा, 9,000, तो कितने बचेगा यहाँ पे 81,000। देखिए ये डेप्रिसिएशन अमाउंट है, ठीक है, देखिए परसेंटेज के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और हर बार जो है इसकी वैल्यू घटती जा रही है। अब यहाँ पे आया 81,000, दिख रहा है आपको। अब देखिए 81,000 में फिर से 10% होगा तो 8100 होगा, तो यहाँ पे कितने बचेगा हमारा 8100, यहाँ पे 72,000 समथिंग कुछ बचेगा, 73 नहीं 72,900, ठीक है, यही कुछ वैल्यू बचेगी। तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है, ओह शिट, हमको दिख रहा है ऐसा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर साल जो है डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो कम होते जा रही है, और डेप्रिसिएशन हम लोग किस पे चार्ज कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो आई बात आपको समझ में कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल, और जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, वो कम होते जाता है। आगे समझ में आपको, चलिए अब आगे देखते हैं, बस 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। अब इसमें क्या होता है, हम किसको ईयर करते हैं, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, सम ऑफ ईयर मतलब सारे साल को जोड़ दो और उस मेथड से हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जरा सा देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे सम ऑफ ईयर, आखिर ये क्या है, ईयर ऑफ डिजिट सम ऑफ ईयर क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि कोई एसेट है जिसकी वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, और उस एसेट की पूरी लाइफ कितनी है, 5 साल की लाइफ है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो पहले तो हम लोग सबसे पहले ईयर लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सम ऑफ ईयर यानी कि जो हमारा ईयर दिया हुआ है सबको ऐड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे, जैसे 5 4 3 2 1, हम लोग इसको उल्टा कर दिए। अब हमको इन सबको ऐड करना है, सम ऑफ ईयर करना है, तो यानी कि ये हमारा आएगा 15, जोड़ लीजिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 15 15 आया आपका। अब देखिए यहाँ पे हमारा ईयर ऑफ डिजिट हो गया। अब हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो अब हमको किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एन एसेट, मतलब कि कितना जो है उसका जो है जीवन है, अपॉन टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द लाइफ, और टोटल जितना है हुआ है, टोटल जितना भी डिजिट हुआ है, ठीक है, ईयर्स का, उसको लेना है। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, 5वां नंबर ऑफ ईयर है, ये रहा आपका। टोटल कितना है, टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ लाइफ कितना है आपका, 15, और किससे माइनस करना है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इससे जो है इसको माइनस करना है। देखिए कितना निकल के चला आया आपका, आपका यहाँ से जो है 5/15। अब दूसरी बार में जब आप चार्ज करेंगे तो आपका आएगा 1 लाख इंटू 4/15, ये हो जाएगा आपका। तीसरा जो आएगा वो हो जाएगा आपका 1 लाख इंटू 3/15, ऐसे करके जो है ये हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल के चला आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा एन्युटी मेथड। अब एन्युटी मेथड में क्या कहता है कि इट इज अज्यूम दैट द अमाउंट लेड ऑन एक्वायरिंग द एसेट इफ इन्वेस्टेड एल्सवेयर वुड हैव अर्न्ड interest which must be reckoned as a part of the cost of the asset. The amount of depreciation provided in the account is ascertained from the annuity tables. अब देखिए एन्युटी टेबल में क्या होता है कि ऐसा मान लिया जाता है कि जो पैसा हम एसेट खरीदने के, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपए जो है हम एसेट खरीदने के लिए लगाते हैं,
तो अगर इसी 1 लाख रुपए को जो है अगर हम बैंक में इन्वेस्ट किए होते तो आखिर हमको उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता, हमको उस पर भी तो प्रॉफिट मिलता। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमको ये सोच में डाल देता है कि देखिए आप जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं, आप जो पैसा वो किए हैं, कह सकते हैं कि आपने जो एसेट एक्वायर किया है, तो अगर आप उसी पैसे को इन्वेस्ट कर देते तो उससे क्या होता है कि आपको जो है इंटरेस्ट भी मिलता। तो इस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हम लोग क्या देखते हुए प्रोवाइड करते हैं, तो एन्युटी टेबल को देखते हुए प्रोवाइड करते हैं कि हाँ हमको उससे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, कि हम उससे जो है सही कमा पा रहे हैं या नहीं। अगर जो है हम ये पैसा जो है एसेट पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मैंने इसको बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो क्या हम उससे जो है सही कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा सिंकिंग फंड मैथड। अब सिंकिंग फंड मैथड में क्या होता है कि देखिए, it is a large sum of money required for the replacement of a property, plant, equipment at the end of its effective life। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मान लीजिए आपके पास बाइक थी, कितने की थी, 60,000 की थी। ठीक है, 60,000 की बाइक थी, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ थी 10 साल। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हर महीने, हर साल जो है 6,000 रुपये, हर साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 6,000 रुपये। तो सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है कि उतना ही पैसा जो है फिर से जुटा लेना जितना कि आपको रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए। जैसे कि अगर आपने 6,000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन काटा होगा, तो आपके पास 10वें साल में फिर से 60,000 रुपये आ जाएगा, आप फिर से जो है वो बाइक ले सकते हैं। आई बात समझ में। तो यही सिंकिंग फंड मेथड में होता है कि उतने ही जो है अमाउंट को, जितना अगर आपके एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होती है तो उतना ही अमाउंट फिर से होना चाहिए, ताकि आप उसको रिप्लेसमेंट कर सके, आप उसको फिर से नया ले सके। चलिए अब आगे देखते हैं मशीन पर आवर मेथड। मशीन पर आवर मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे है कि व्हेन इट इज इजी टू रिकॉर्ड द रनिंग आवर ऑफ अ मशीन, डेप्रिसिएशन में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर। कह रहा है कि अब देखिए, अब मशीन तो आ गई, अगर कोई कोई मशीन होती है कि अगर उसको हम, इतना इजी हो सकता है कि हम इतना घंटा रिकॉर्ड करते हैं कि मशीन जो होती है वो कितने घंटे चलती है, और उसके हिसाब से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन कर सके तो उस पर जो है हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मशीन आर डेप्रिसिएशन। जब मशीन के घंटों को रिकॉर्ड करके और घंटे के अकॉर्डिंग जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मशीन आर मेथड। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन यूनिट मेथड। और प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय द यूज ऑफ फॉलोइंग मेथड। अब देखिए प्रोडक्शन यूनिट मेथड में किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो प्लस उस टाइम में जो है जितना प्रोडक्शन हुआ है वो, और टोटल प्रोडक्शन से उसको क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्शन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकल आता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डेप्लेशन मेथड। डेप्लेशन मेथड में क्या होता है कि डेप्लेशन मेथड मेनली जो है जहाँ पे खुदाई उदाई का कार्यक्रम चलता होता है, या फिर जहाँ पे जो है मान लीजिए कि कहीं पे वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए, तो वहाँ पे जमीन की खुदाई हो रही है, तो वहाँ पे जो है डेप्लेशन मेथड चार्ज किया जाता है। ऐसा एस्टिमेट बना लिया जाता है ना कि जैसे कि यहाँ पे जो है मान लीजिए कि 1 लाख का जो है यहाँ पे हमको कोल निकलेगा, तो उसके हिसाब से अब 1 लाख का कोल निकल गया, तो उस मशीन, उस एसेट की, उस जमीन की जो है वैल्यू क्या हो गई, डिप्लेट हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है डेप्लेशन मेथड। तो हम लोगों ने अपने 8 मेथड डेप्रिसिएशन के देखे हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से मेथड हम लोगों ने देखे हैं अपने डेप्रिसिएशन के। तो डेप्रिसिएशन के हम लोग मेथड देखें, सबसे पहला था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा था हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा था हमारा सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड, चौथा था हमारा एन्युटी मेथड, पांचवा था हमारा सिंकिंग फंड मेथड, छठवां था हमारा मशीन आर मेथड, सेवेंथ वाला था हमारा प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और एट्थ वाला है हमारा डिप्लेशन मेथड। इसको आपको इतने डीप में नहीं पढ़ना है, इसको आपको बस समझना है कि किस किस वाले में कैसे कैसे निकलता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ये चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग जो है इकोनॉमिक्स की वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।